अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान सीरीज़ का क्लास डिग्री लेवल का लेक्चर नंबर 22 लेक्चर नंबर 22 करने वाले हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो कंट्रीब्यूशन ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट होगा, यानी कि सर अहमद ख़ान की जो मजहबी, समाजी और तालीमी खदमात थे, हम आज उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने जो लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था कि जितने भी असबाब थे, जो नताइज निकले थे, लेकिन रिज़ल्ट और कॉजेज़ जो थे वॉर ऑफ डिपेंडेंस के, हमने उसको पढ़ा था। और वही हमारा प्रीवियस टॉपिक भी था। क्योंकि अगर आपने अगर नोट करा हो कि ये वो सारे एक राइट्स थे, जो हकाइक थे, हकूक़ थे जो मुसलमानों के, वो ख़त्म कर दिए गए थे, वो पामाल हो गए थे। क्योंकि आपको इल्म भी होगा कि हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था कि हमारी जो अथॉरिटी थी एज़ मुसलमानों की बर सग़ीर में, उनका जो ज़वाल था, डाउनफॉल था, वो क्यों हुआ था और क्या वजूहात थी। तो हमने उसके बाद फिर हमने इसको डिस्कस किया था कि वो कौन कौन से ऐसे राइट्स थे जिसकी वजह से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सहना पड़ा बर सग़ीर में। अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखा है तो इस टॉपिक को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। क्योंकि आज के टॉपिक के रिगार्डिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो टॉपिक है हम लोग 9 में ही पढ़ते हैं, इंटर में ही पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में भी हम पढ़ते नहीं। ग्रेजुएशन में हम लोग कुछ डीप में पढ़ते हैं। क्योंकि रीज़न ये होता है कि अलीगढ़ मूवमेंट बहुत ज़्यादा एक एजुकेशनल मूवमेंट थी बर सग़ीर के हिसाब से। क्योंकि मुसलमानों का जो उस वक्त तालीम का निसाब था वो मॉडर्नाइज़ नहीं था। वो सिर्फ अपनी मजहबी किताबों में बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको फॉलोअप कर रहे थे। लेकिन मज़हब को भी फॉलोअप करना चाहिए, लेकिन उसमें रिसर्च या इनोवेशन ना हो तो फिर तो फजूल है। क्योंकि पहले अगर हम लोग नोट करें तो हम जितने भी साइंस की किताबों में पढ़ाते हैं तो उसके स्टार्टिंग में जितने भी साइंटिस्ट आते हैं, इनोवेटर्स आते हैं, वो ज़्यादातर मुस्लिम्स होते हैं। क्योंकि बेसिक सारी मुसलमानों की ही थी। और ज़्यादातर जितनी भी इनोवेशन हुई वो बेसिक सारी बर सग़ीर में ही हुई थी। अब ये किसी को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर सर अहमद ख़ान ने यही वो बात समझाने की कोशिश की मुसलमानों को कि जब तक कि वो अपने समाजी या इक़्तिसादी और तालीमी इक़दाम को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है मुसलमानों का। और इसी लिहाज से अलीगढ़ मूवमेंट भी शुरू हुई। अब अलीगढ़ मूवमेंट शुरू करने से पहले हमें यह पता पहले ही होता है कि सर अहमद ख़ान की तालीम क्या थी, उनकी अर्ली ज़िंदगी, उनके जो इब्तदाई ज़िंदगी के जो अमाल थे वो हमें पता है अर्ली लाइफ के हिसाब से। लेकिन आज के टॉपिक में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई 1857 में, 1857 में, तो उस वक्त जितने भी मुद्दई थे और जितना भी बोलते ना गैर अखलाकी जो तनासुब बढ़ा यहाँ पर, वो मुसलमानों के इसलिए बढ़ा क्योंकि वो अथॉरिटेटिव में थे। यहाँ पहली बात कर चुके हुकूमत में वही थे। क्योंकि जो राज कायम करना चाह रहे, जिनके पास कंट्रोल एंड कमांड है, अगर वही नहीं इसको कंट्रोल कर पा रहे तो फिर तो हो गया। ठीक है बेटा। तो यही वो रीज़न थे कि जिसकी वजह से सर अहमद ख़ान ने यहाँ पर एक प्रोग्राम शुरू करवाने की कोशिश की, जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए और बुक्स लिखी गई, मैगज़ीन्स लिखे गई, इंस्टीट्यूशंस कायम किए गए, ताकि वो जो सियासी, समाजी और इक़्तिसादी लिहाज से जो मुसलमानों की बैकवर्डनेस थी उसको कन्वर्ट करके किसी तरह मॉडर्न एजुकेशन के जदीद तालीमी याफ्ता ममालिक के हिसाब से, उस वक्त जो बरतानिया आगे था, यूरोप आगे था, तो उसको कम्पीट करने में, यानी कि मुकाबला करने में यहाँ पे मुसलमान उन चीज़ को तरजीह दें। अब यही एक एडवाइस मुसलमानों को दी, एक मशवरा दिया, एक सोच दी सर अहमद ख़ान ने, और उसी सोच का नाम आज हम कहते हैं अलीगढ़ मूवमेंट, यानी कि तहरीक अलीगढ़। अच्छा, तहरीक अलीगढ़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी कि हदफ और मकासद जो थे, उसमें अगर देखा जाए तो रिफॉर्मेटिव जितनी भी चीज़ें हुई थी, यानी कि जब वापस जो बेदारी का अमल था, वो एक बोलते हैं ना अवामी तहरीक थी, पब्लिक तहरीक, पब्लिक मूवमेंट थी। क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों के हिसाब से एजुकेशन को जो निसाब था, क्योंकि उलमाओं का ये समझना था कि कहीं ना कहीं अगर मॉडर्नाइज्ड हम लोग एजुकेशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग नॉन मुस्लिम्स हो जाएंगे या अपने रिलीजन से भटक जाएंगे, फ़लाना फ़लाना ऐसी ऐसी बातें हुई। लेकिन अगर नोट करा हो कि आज भी हम उन्हीं की किताबों को पढ़ रहे हैं तो क्या काफिर हो गए? तो ये एक वो ऐसी बात थी कि उस वक्त के मुसलमान ये समझाना चाह रहे थे कि बरतानिया क्योंकि इतना अपना रिवाज कायम कर चुका था और यहाँ पर एजुकेशन, जो मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर जो सर अहमद ख़ान ने बहुत ज़्यादा आगे तहरीक का आगाज़ करना शुरू किया, तो उसमें उलमाओं को ये लगा कि हम लोग अपने मज़हब से भटक जाएंगे, जबकि मज़हब का इससे कोई कहीं दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है बेटा। तो ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पे सियासी, अगर आपने कहीं ना कहीं रद्द अमल करना है दूसरों के साथ तो आपने उनकी चीज़ों को समझना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो बेटा। आप उस वक्त तक सियासी मैदान में उतर नहीं सकते जब तक कि आपके सामने वाले का दिमाग का पता ना हो कि वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। तो ये वो चीज़ें थी जो अलीगढ़ मूवमेंट में ज़्यादातर आगे सामने आ रही थी। और उसमें अगर देखा जाए तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में पहला ही सर अहमद ने एक बता दिया था मुसलमानों के कि अब उनको ये एक आगाह कर दिया, एक अवेयर कर दिया, ख़बरदार कर दिया कि भाई अब आप बड़े सगीर में रूलिंग में नहीं हो,
अब आप अथॉरिटेटिव में नहीं हो, आपकी सियासत, आपके राइट्स ख़त्म हो चुके हैं, आपका एक सुनहरा जो दौर चल रहा था बड़े सगीर में, गोल्डन एरा, वो अब ख़त्म हो चुका है, वो अब पास हो गया है, ठीक है ना। और उसकी जगह अब आ गए हैं बरतानिया के, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हिंदुओं को कि वो मुसलमान पहले अथॉरिटेटिव में थे या ब्रिटेन्स हैं, ठीक है बेटा। तो असल जो पूरा बोलते हैं ना, जो हम लोग आसान लफ्ज़ों में समझाएं कि पूरा नज़ला जो पूरा गिरा है वो सीधा मुसलमानों पे गिरा, वो इसलिए बिकॉज ऑफ अथॉरिटी। अगर वो चाहते कमांड एंड कंट्रोल संभाल सकते थे, अपनी चीज़ों को आगे बचा सकते थे, लेकिन हम लोग पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं कि मुसलमान कहाँ कहाँ अपनी चीज़ों को खो गए, जिसमें पहला तो एक ये आता है, एक ही एक जवाब बनता है, वो अय्याशियाँ। तो ये एक ऐसा था कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तनासुब खड़ा हो गया था। तो वहाँ जब ये बयान दिया सैयद अहमद खान ने, तो दूसरा बयान लोगों को और बोलते हैं ना अपनी राह से हटाना का शुरू कर दिया। उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं फ्रेंडली रिलेशंस, अब देखो, अब आपने किसी को समझने से पहले उससे दोस्ताना ताल्लुकात तो कायम करने ही होते हैं, सियासत का ये असूल है। अब सियासत में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आप उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप उनके साथ उठो और बैठो नहीं। ये बरतानिया ने किया था। बरतानिया ने उनके उस वक्त के दौर में हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए, हमारी गुडविल ले ली। जब हमारी गुडविल ली तो उनको हमारी कमज़ोरियाँ पता चल गई। स्ट्रेंथ तो पहले ही पता थी, लेकिन असल जो उन्होंने तलाश की वो वीकनेसेस तलाश की। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही जिम्मेदारियाँ बनती हैं किसी जंग की। और उस वक्त जो जंग हुई वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। तो यहाँ पर आपकी वीकनेसेस पता चल गई। जब वीकनेस पता चल गई तो आपको पता है कि इंडिया के हिसाब से हिंदूज, वो तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, उनका तो माइंड सेट था कि कहीं वो रूलिंग पे आ जाएं, मुसलमान रहें या बरतानिया रहें, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि एक कमांड एंड कंट्रोल का सबसे मेन तनासुब भी मुसलमानों के पास था। उनको ये लग रहा था कि कहीं डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। और बरतानिया यहाँ पर यह सोच रहा था कि नहीं, हम लोग यहाँ पे रूलिंग करें बिकॉज ऑफ गोल्डन स्पैरो, एक सोने की चिड़िया। यहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम दुनिया के हिसाब से 57% है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि फिर इंडिया क्या चीज़ होगा उनके सामने। तो इसी का उन्होंने एक जवाब बनाया। जब इसका जवाब बनाया तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि वो अपना तालीमी निज़ाम लेकर आ गए। अब तालीमी निज़ाम में अगर वो मज़हबी हो या सोसाइटल हो, समाजी हो, इक़्तिसादी हो, कोई भी हो, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन मुसलमानों को लेनी ही पड़ेगी, तब जाके आप उनकी चीज़ों को समझ पाओगे। उनकी चीज़ों को समझने के लिए आपको उनकी किताबों को समझना पड़ेगा, उनकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। ये सब चीज़ें समझनी पड़ती हैं बेटा। ये हमारा भी तकाजा था। जब हम लोग यहाँ पर आए थे शुरू में तो हमने यही चीज़ें नोट की थी हिंदुओं में। अब वही बरतानिया ने हमारे अंदर नोट की। अब जब वो नोट की तो यही वो चीज़ें हमारे लिए क्या बन गई, आगे चल के वीकनेस बन गई। जब ये वीकनेस बनी तो चौथा पॉइंट तो उन्होंने पहले ही बोल दिया, कन्फ्रंट। अब कन्फ्रंट का मतलब होता है रुक जाओ। किससे? सियासत से। जब आपको वो तीन चीज़ें नहीं आती, ना आपकी गुडविल है, ना आप ये मानने के लिए तैयार हो कि बड़े सगीर में अब आपकी रूलिंग नहीं है, और ना ही आप मॉडर्न एजुकेशन लेने के लिए तैयार हो, तो फिर आपका ये चौथा जो काम है सियासत का, ये हो नहीं सकता। रीज़न क्योंकि हम लोग यहाँ पर थे माइनॉरिटीज़ में, अक़लियतों में, और वो थे अक्सरियतों में। अब जहाँ मेजॉरिटी उनकी हो गई है और हमारी माइनॉरिटीज़ हो गई हैं, तो आपके सिर्फ 37 लाख लोग हैं पूरे मुसलमान बड़े सगीर में अब। और अगर आप देखो तो हिंदुओं के 7 करोड़ हैं, और उसी को पूरा कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 2 लाख ब्रिटेन्स हैं। अब आप तो 2 लाख जो ब्रिटेन्स आए हैं, अब वो हमारे पर इसलिए कब्ज़ हो गए बिकॉज ऑफ मॉडर्न नॉलेज। डिफेंस सिस्टम उनका तेज़ है, उनके पास तोपें हैं, उनके पास गन्स हैं, सब कुछ है। हम लोग तलवारों पर अटके हुए हैं। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हमने दौर के साथ ही चलना है। ये वो बात थी जहाँ पर सैयद अहमद खान ने बोल दिया था कि सियासत, सिर्फ सियासत से उनको मात दी जा सकती है, जंग से नहीं। आप जंग कर ही नहीं पाओगे। हिंदू उनका साथ दे देंगे, अपनी अथॉरिटी लेकर आ जाएंगे, आप क्या करोगे? तो ये एक ऐसा था कि जहाँ पर सैयद अहमद खान ने ये हमें सामने रख दिया। अब ये एक ऐसा आइडिया था उनका, ये सोच थी कि हम लोग इसी तरह चलें। लेकिन वही बात होती है कि सर्विसेज की अगर बात आती है, खदमात की बात आती है, तो यहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, देखो बेटा आपकी बुक में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, लेकिन हमारी मास्टर्स की किताबों में लिखा होता है वह इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है, इस्लामी रियासत। हम पाकिस्तान यहाँ लिखते हैं कि ताकि आपको एहसास हो कि इस्लामी रियासत का कॉन्सेप्ट आ गया। अब पाकिस्तान का मतलब ही इस्लामी स्टेट है, आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप निकल ही नहीं पाओगे, ऐसा मुसलमान के हिसाब से आप निकल ही नहीं सकते। जब इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट है तो आपके राइट्स उस स्टेट के हिसाब से हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर आपका अपना घर है तो आपके वहाँ राइट्स सबसे ज़्यादा होते हैं, किसी और के घर पे इतने राइट्स आपके नहीं होते। आप किसी और के घर पे जाकर गुमसुम आराम से चुपचाप से बैठते हो जब क्रिकेट का मैच चलता है। एक मिसाल दे रहा हूँ, जब अपने घर का क्रिकेट का मैच चलता है ना, या फुटबॉल का मैच चलता है, तो हमारी हालत देखो क्या होती है। हम अपने राइट्स को देखते हैं कि हम लोग कितने आज़ाद हैं। तो अपने घर में जितने आज़ाद होते हैं शायद किसी दूसरे घर पे आज़ाद ना हो।
तो ये वो चीज़ें होती हैं सैयद अहमद खान ने इतनी आराम से समझाने की कोशिश की उस वक्त, और ये इन्फ्लुएंस बना अलीगढ़ मूवमेंट का। लेकिन वहाँ क्या अब वही बात होती है, मुसलमान समझने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि उनका दिमाग सेट है कि नहीं भाई ब्रिटेन की अगर हम लोग कोई नॉलेज लेंगे या कुछ आगे बढ़ेंगे तो हम लोग काफिर हो जाएंगे, उनकी चीज़ों को अगर हम समझना शुरू करेंगे, उनकी बाइबल को समझना शुरू करेंगे तो काफिर हो जाएंगे, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम का कॉन्सेप्ट भी हमारी बुक में भी है। तो अब ये वो चीज़ें थी जहाँ पे वो कंपेयर करना शुरू हुए, और यहाँ पे हमारा सोल एंड माइंड का जो कॉन्सेप्ट था, जो मैंने अपने यहाँ लिखा अभी है, जो आपको सामने में लिख रहा हूँ बेटा, ये सच है, ये बिल्कुल हकीकत बात है। और उस वक्त के मुसलमानों का ये था कि हाँ हम लोग जहानत में तेज़ हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी सारी बेसिक साइंटिस्ट में इनोवेशन में मुसलमानों की है। हम उसी को देखें तो उन्होंने सिर्फ कुरान को देखो, कुरान को कंपेयर किया किसके साथ, दूसरों के साथ, तो तभी तो हम आगे बढ़ सके। तो ये वो चीज़ें थी सैयद अहमद खान ने उस वक्त समझाने की कोशिश की, और जैसे ही समझाया तो उसमें अगर देखा जाए तो पहली जो उनकी खिदमात आती हैं सर्विसेज में आती है तो एजुकेशन सर्विसेज में बेटा। आपको पता है ना कि उन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी गाज़ीपुर में, ये 1863 में बनी थी। प्लीज़ अच्छी तरह याद रखना बेटा, ये 1863 में बनी थी। इसको शिफ्ट किया गया था कहाँ पर, अलीगढ़ में, ठीक है। पहले गाज़ीपुर में बनी, फिर इसको शिफ्ट किया गया कहाँ पर, अलीगढ़ में। तो प्लीज़ ये 64 में शिफ्ट हुई है। तो ये आपकी किताबों में थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये उनके टैबलेट्स, उनके मेन गेट के टैबलेट पे लिखा हुआ है। तो अब ये कहाँ है, क्यों हो रहा है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन यही आगे चल के फिर इसमें कैमरे सिस्टम आया, मॉडल दिया बरतानिया का, कि ताकि हमारे स्टूडेंट्स पढ़ सकें, मुसलमान पढ़ के निकलें। आपको ये पता होगा कि जब ये 1875 में जब माओ स्कूल बना, फर्स्ट मॉडर्न एजुकेशन स्कूल जब बना, तो आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल को का खिताब मिल गया 2 साल बाद, किसका, कॉलेज का। बिकॉज यहाँ से सिर्फ ग्रेजुएट मुसलमान कितने निकले, 22। आप अंदाज़ा लगाओ, सिर्फ ग्रेजुएट मुसलमान 22 निकल रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और जो ग्रेजुएशन के हिसाब से हिंदू निकल रहे हैं वो कितने, 416, और बरतानिया के लोग कितने निकल रहे हैं, 1017। तो आप ये एक नोट करो कि हमारे तालीम का निसाब पहले कैसा था और आज कैसा है, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, जब ये यूनिवर्सिटी का खिताब मिला तो बीए करके कितने लोग निकले, सिर्फ 11 मुसलमान बीए करके निकल रहे हैं इस स्कूल से। तो अब क्या क्या बोलें, तो ये वो एक उस वक्त एक बोलते हैं ना माइंड सेट था, ये माइंड सेट था। लेकिन जब हमारी मुस्लिम लीग बनी थी, जब तहरीक शुरू हुई, तो फिर पता चला लोगों को कि हाँ सियासत क्या होती है, सियासत का बला एक ऐसी बला का नाम है जो पता चलता है। लेकिन वही बात होती है कि जब 1919 में जब तहरीक खिलाफत ख़त्म हुई तब मुसलमानों को एहसास हुआ, क्योंकि उस वक्त ये पता था कि मुसलमान अब पूरे दुनिया में ज़वाल है। तो उस वक्त फिर लोगों ने सोचा कि अब हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे कुछ ना कुछ लोगों को समझना ही पड़ेगा। तो यहाँ यूनिवर्सिटी का जब खिताब मिला 1919 से 1920 में, तो तब जाके लोगों को कुछ एहसास हुआ। इसके बाद अगर देखा जाए तो सोशल और पॉलिटिकल सर्विसेज जो आती हैं, समाजी और सियासी जो खदमात में सैयद अहमद का नाम आता है, उनमें 3 किताबें तो बड़ी मशहूर हैं। एक तो कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट है, असबाब बगावत हिंद, ये एक बड़ी मशहूर किताब है कि बड़े सगीर में जब मुसलमानों पर इल्ज़ाम तराशी हुई थी तो सैयद अहमद ने बताया था कि कौन कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से वॉर इंडिपेंडेंस शुरू हुई। हम लोग तहकीक तो करते नहीं थे, रिसर्चर तो वैसे ही ख़त्म हो चुके थे। तो आज भी ये हाल है। जब एक वाक़या हुआ था 9/11 का, बहुत मशहूर वाक़या हुआ, उस पर भी हमने रिसर्च नहीं की, मुसलमानों ने पूरी दुनिया पर आपको क्लेम कर दिया। बाद में CIA का एजेंट, अब वो बोल नहीं सकता, जाहिर सी बात है, वो आप खुद भी समझदार हो। तो ये एक ऐसी बात थी कि जहाँ पर बस वही चल रहा है। फिर एक और बात, जो पूरी दुनिया की तहजीब लेकर आए बरसगीर में, वो भी हम भूल गए। सिविलाइजेशन पूरी जो लेकर आए, पूरी दुनिया की तहजीब, भले वो अफ्रीकन हो, मिस्री हो, कोई भी हो, वो सब मिलकर यहाँ पर ही आए, यहाँ पर आए, किसी को एहसास ही नहीं है। तो यहाँ से जब आए तो वो उनको पता होना चाहिए था कि हिंदुओं का एक ही कल्चर चल रहा था उनके क्लास सिस्टम के हिसाब से, हम पूरी दुनिया का कल्चर लेकर आ रहे हैं। तो ये पता नहीं वो भी भूल गए। जब वो भूल गए तो एक और किताब उन्होंने लिखी कि लॉयल मोहम्मदीन ऑफ इंडिया। हम लोग वाकई में हिंदुस्तान से वफादार थे, अगर वफादार नहीं होते बेटा तो 1000 साल कैसे यहाँ टिक गए। एक कॉमन सेंस की बात, एक लॉजिकल बात, कि अगर 1000 साल हम लोग यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत नहीं सही बैठे हुए हैं, तो हिंदुओं के कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो चुकी थी ना, वो तहजीब की वजह से ख़त्म हो चुकी थी। तो वो भी चीज़ हम सैयद अहमद ने डिफ़ाइन की बिकॉज ऑफ गाज़ीपुर, क्योंकि हमारी किताबों को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया ताकि वो बरतानिया के लोग जो उस वक्त के फ़िलासफ़र्स हैं वो उनको पढ़ें, समझें कि मुसलमान हैं क्या बरसगीर के। तो उन्होंने फिर साथ दिया किसका, सैयद अहमद खान का, और इसी बिहार पर फिर यहाँ पे मुसलमानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली, यानी कि हुकूमत में कहीं ना कहीं आकर उनको जॉब नौकरियाँ मिली। तो उन्होंने फिर उनको मतवाज़न रखा और उसी के हिसाब से फिर मुसलमानों का रुतबा बड़ा होना शुरू हुआ। क्योंकि बेटा याद ना, इस्लाम में इज़्ज़त तो जाती आती रहती है, लेकिन रुतबा एक दफ़ा गिर गया ना फिर नहीं उठता। इसकी पहले भी मैं आपको मिसाल दे चुका हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो तो आप वापस से पास होकर आपको इज़्ज़त तो मिल जाती है, क्योंकि आपकी इज़्ज़त चली गई होती है। लेकिन अगर एक दफ़ा अगर आपने चोरी कर ली और हाथ कट गए तो आप जितना भी उसको अपने दिमाग से, अपने फोर हेड से अगर मिटाने की भी कोशिश करोगे ना तो कोई नहीं मानेगा, आप भले ही कितने अमीर तरीन हो गए हो, तो वो आपके पता है क्योंकि आपके हाथ कटे हुए हैं।
तो आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये तो है ही चोर, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले। तो आपका रुतबा एक दफ़ा गिर गया, फिर आप नहीं उठा सकते। तो ये वो चीज़ें थी कि उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं मुसलमानों का रुतबा वापस से उठना शुरू हुआ। अब वो किस तरह से हुआ, वो सैयद अहमद की काविशें थी, क्योंकि आपको पता है कि सारा इल्ज़ाम तो मुसलमानों पर गिरा हुआ था। और इसी के बिहाफ पर फिर एक पॉलिटिकल पार्टी तश्कील में आई, वो कौन सी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। वो इसलिए आई क्योंकि उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग आ गए, कुछ पढ़े लिखे, मैं ये नहीं बोलूँगा सारी पढ़े लिखे थे, कुछ ही पढ़े लिखे थे, लेकिन कुछ समझदार लोग भी थे, क्योंकि उनको पता था कि हम लोग अब आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे जब तक कि हम लोग आगे खुद मुकाबला ना करें उस चीज़ का। बोलते हैं ना, हम लोग अपने घर के हिसाब से अगर देखा जाए तो अपने राइट्स हासिल करने के लिए भी कहीं जतन करने पड़ते हैं, अर्न करना पड़ता है। तो वो चीज़ें फिर हमने अर्न करी, और यही उस पॉलिटिकल पार्टी का अहम निसाब था जो आज पाकिस्तान मौजूद है। लेकिन हम वो भी भूल गए। अब वो क्यों भूल गए वो तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। अच्छा, प्लस अगर आखिरी बात देखी जाए सैयद अहमद ख़ान की, तो मजहबी खदमात थे। अच्छा, मजहबी खदमात में यही वो एक किरदार था सबसे अहम था कि बाइबल की जो वर्सेस थी उसको कंपेयर किया गया किसके साथ, कुरान के साथ। अभी सैयद अहमद की काविश थी बिकॉज ऑफ गाज़ीपुर, और उस वक्त के बड़े बड़े जद्दद उलमा बैठ गए थे, और उन्होंने देखा भी था उस वक्त एक बन गया था, दारुल उलूम देवबंद भी बन गया था। तो वो भी आ गए, उनको भी बिठाया, उनको भी देखा कि हाँ ये सारी बातें करें, ये समझें। क्योंकि बेटा देखो, जब तक कि हमको कंपेयर नहीं करेंगे एक चीज़ को एक के साथ, सिमिलैरिटीज़, यानी कि आपने देखा होगा, आप उनमें इख्तलाफ नहीं देखो, उनमें मफामत देखो कि क्या है, कहाँ से हम उनको बता सकते हैं कि हम दोनों बराबर। अब जब कुरान का पूरा तज्जिया बाइबल के साथ किया गया तो फिर पता चला लोगों कि अरे भाई ये तो यहाँ पर तो ये भी हुआ है, यहाँ पर तो ये भी मुसलमान हुए हैं, यहाँ तो क्रिश्चियन भी मुसलमान हुए हैं। तब वो सारी बातें जब हुई तो फिर पता चला कि हाँ कहीं ना कहीं मिलती जुलती। अब वही रिसर्च, देखो वही बात है ना, रिसर्च, एक तो सर्च थी फिर ऊपर से रिसर्च भी की। तो यही वो चीज़ें थी कि दोनों जो मज़ाहिब थे, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स, क्योंकि बरतानिया में ज़्यादातर जो होल्डर्स में थे वो क्रिश्चियंस थे। तो यही वो रीज़न था कि जहाँ पर कुछ जाहिर बात है मुतासिर हुए, उन्होंने देखा जब पढ़ा। और उसी वक्त माइकल वॉट की किताब भी आई थी 100 इन्फ्लुएंशियल मैंस, उसमें सबसे पहला नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, पर दूसरे नंबर पर उन्होंने जीसस अलैहिस्सलाम को रखा है। तो कहीं ना कहीं तो उनकी भी किताब आ गई, तो उन्होंने फिर बोला कि देखो ये कंपैरिजन है, सैयद अहमद को और फ़रोगियत मिल गई। तो ये वो चीज़ें थी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतवाज़न बातें थी। अब जाके मुसलमानों को कुछ एहसास शुरू हुआ कि हाँ हम लोग मुकाबला कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग कॉम्पिटिटिव हैं, लेकिन उससे पहले कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। और यही वो काविशें थी जिसकी वजह से सैयद अहमद खान आगे बढ़े। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दारुल उलूम देवबंद का, क्योंकि बेटा जाहिर सी बात है बड़े सगीर में सबसे अहम किरदार उनका भी रहा, क्योंकि उलमाओं ने फिर ये तजिया करना शुरू किया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी तो हम कहीं मज़हब से ना अड़ जाएँ, तो वो भी इसमें इंक्लूड किया गया ताकि वो कंपेरेबल किया जाए, हिंदू क्रिश्चियन और मुसलमानों को कंपेयर किया गया। ये आपको 9 में इंटर में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि ताकि आप लोगों का दिमाग खुल जाए, आपको पता हो कि हाँ ये वो चीज़ें हुई हैं। जब वो हुई हैं तो फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ गई हो या पता हो इसके रिगार्डिंग, नई कोई चीज़ पता हो रिसर्च के मुतालिक, तो मुझसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।